बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक पर्यावरण का टॉपिक जिसे बोलते हैं प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण ये जो टॉपिक है ये वर्ग 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमबीपीएससी के सिलेबस में भी है, पुलिस एमपीएसआई के एग्ज़ाम में भी आता है, व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम में आता है, रेलवे में आता है और वर्ग 3 के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो कुल मिला के अपन लोग जैसे सब लोग सोचते हैं कि जो प्रदूषण है बहुत ही सरल टॉपिक है और इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये लगता सरल है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को बनना बहुत ज़रूरी है, हमको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन लोग देखते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक क्या है, उसका नाम प्रदूषण और ये पर्यावरण का है। कौन कौन से प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट वीडियो को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले बात करते हैं अपन लोग थोड़ा सा प्रदूषण की। तो देखिए कोई भी प्रदूषण हो ना तो उसका मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ में कोई अवांछित पदार्थ अगर मिल जाता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वायु में अवांछित पदार्थ मतलब जिसे नहीं मिलना चाहिए, जैसे कुछ ये धुएं वगैरह हो गए, तो अगर ना मिलें तो वही क्या होता है, आपको प्रदूषण होता है। अगर मिल जाते हैं तो वही प्रदूषण कहलाता है, वायु प्रदूषण। अगर जल में वही प्रदूषण मिल जाए, अवांछित तत्व मिल जाए तो जल प्रदूषण हो गया। और ध्वनि की आवाज़ अगर तेज हो जाए ध्वनि प्रदूषण हो गया। मृदा में अगर किसी प्रकार की जैविक कीटनाशक मृदा या मृदा अपरदन हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, मृदा प्रदूषण होगा। और मृदा नाभिकीय प्रदूषण क्या होता है, जैसे विकर्णें हो गई, प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इस तरह के जो होता है ये भी क्या कहलाता है, आपका नाभिकीय प्रदूषण। और एक हो गया आपका धातु प्रदूषण, जैसे बहुत सारी धातुओं में कई प्रकार के दूसरे धातु पाए जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, धातु प्रदूषण। जैसे सीसा हो गया, कोयला, कोबाल्ट, कैडमियम, इन धातुओं में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती है। जैसे सोना हो गया, तो सोना में क्या 100% सोना शुद्ध थोड़ी ना होता है, उसमें कई प्रकार की क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, तब वो जाके शुद्ध बनता है। ठीक है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाला हूँ अभी, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए एक सल्फ़र का ऑक्साइड, ठीक है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, ये वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। आप ध्यान रखिएगा, अम्ल वर्षा क्या है, ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है और कई ऐसी परीक्षाओं में आ चुका है जो आप लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए दो चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें, कि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है ये पानी में मिलके क्या होते हैं और नीचे बरसते हैं बादलों में। ठीक है, तो बादलों से नीचे बरसते हैं। इसमें होता क्या है कि जो सल्फर के ऑक्साइड है, सल्फर के ट्राइऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन जिसमें मात्रा ज़्यादा होती है, और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये जो गैसें होती हैं ये मोस्टा फैक्ट्रियों से निकलती हैं, गाड़ियों के धुएं से निकलती हैं। ठीक है, तो ये गैसें क्या होती हैं, उड़ उड़ के वातावरण में जाती हैं और वहाँ पे जल जो होता है उपस्थित बादलों में, उनके साथ क्रिया करके क्या करती हैं, अम्ल वर्षा करती हैं जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में गिरते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो मतलब बादलों में जो वर्षा होती है, अम्ल वर्षा, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, आपसे पूछेगा नाइट्रिक अम्ल, या दोनों, या फिर कोई और भी पूछ लेगा। तो आपको ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक दोनों अम्ल क्या होते हैं, गिरते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान क्या रखना है, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC के कारण दुर्घटना हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन को अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे पहली बात तो घटना किस दिनांक पे हुई थी ये कई बार पूछा गया है। तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में हुई थी। कौन सी फैक्ट्री का नाम था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री नाम था, उर्वरक बनाती थी। ये सभी ये क्वेश्चन हैं, एकदम सेलेक्टेड चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, और मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण वहाँ पे दुर्घटना हुई थी। ये गैस का नाम कई बार पूछा जाता है।
पुलिस कांस्टेबल 2014-15 की बात है। एक क्वेश्चन आया था कि उस समय मुख्यमंत्री कौन था, तो उस समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी। ठीक है, जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 1984 में घटना हुई थी, अर्जुन सिंह उस समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, ध्यान रख के चलना है देवियों सज्जनों। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5 या 3% ही जल क्या है, स्वच्छ है। देखिए वैसे तो आप लोग जानते होंगे जल जो है अत्यधिक मात्रा में है, लगभग 70 से 71% मात्रा है जल की। ठीक है, लेकिन उसमें केवल कितना पीने लायक है, 3% या 2.5% ही जल ऐसा है जो शुद्ध है, पीने लायक है, जो भूमिगत है। ठीक है, बाकी तो समुद्री जल है तो वो तो पीने लायक है नहीं, क्योंकि वो खारा है ना, नमकीन है। ऑयल स्पिल्स, ठीक है, ऑयल स्पिल्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पीएससी यूएससी के एग्जाम में, झारखंड के पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था ऑयल स्पिल्स क्या होता है, तो मैंने वहां से इसे पाया है, इसे भी आप लोग समझ लीजिए। ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरी जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह जलीय स्तर पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। देखिए जब समुद्री सतह में तेल और निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि तेल ऐसा भी होता है कि जो निकल जाता है, मतलब कहीं ना कहीं से छिद्र से या कहीं आसपास के, तो जो जल निकल जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑयल स्पिल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये एक बार झारखंड या बिहार की पीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एमपी के एग्जामों में पूछा गया है। तो पारा युक्त जल जो होता है उसे पीने से क्या होता है, मिनी माता रोग हो जाता है। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा कोई जल अपन पीते हैं जिससे क्या होता हो, एस्बेस्टस होता हो, तो एस्बेस्टोसिस नामक एक बीमारी होती है, वो होती है, और उसके कारण से क्या हो जाता है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ को अपन लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करूंगा सीधे वायु प्रदूषण की। ठीक है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण क्या हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो वायु प्रदूषण है वो वायु में कोई अवांछित तत्व अगर मिल जाता है तो वो वायु प्रदूषण कहलाता है। अब इसमें आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। ज्वालामुखी अगर आ जाता है तो उससे लावा जो फैलता है वो वायु में कहीं ना कहीं जाता है, समुद्रों में जाता है, तो उससे वायु प्रदूषित होता है। अगर जंगल में आग लग जाती है, तो जब जंगल में आग लग जाती है तो क्या होता है, जो धुआं वो होता है, आपका क्या बोलते हैं, राख होती है, उसके कारण जल क्या होता है, खराब हो जाता है, वायु क्या होती है, खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको वायु प्रदूषण जल प्रदूषण दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ज्वालामुखी अगर फूटता है उससे कई बहुत सारा धुआं भी निकलता है, तो वो वायु प्रदूषण को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह जंगल में आग लग जाती है, वो भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया की आपको आग का ध्यान होगा कि बहुत सारे जीव जंतु भी वहां पे मर गए थे आग से। फिर है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। जो कार्बनिक पदार्थ होते जैसे मीथेन गैस वगैरह हो गई, इनका जब अपघटन होता है तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, फिर क्या है, वाहन और कारखानों से निकला हुआ धुआं। तो अगर वाहन कारखानों से आपको पता है कि जैसे चिमनियां होती हैं, धुआं निकलता है, तो वो भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उससे मोस्टली कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 निकलती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा देवी सज्जनों, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, CO2 निकलती है। और फिर क्या है, एक क्वेश्चन इसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और अच्छे बताऊंगा जिसपे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ठीक है, तो गैस रिसाव भोपाल MIC, गैस रिसाव जो हुआ था भोपाल की MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, कौन थे आपके मुख्यमंत्री, अर्जुन सिंह जी थे। ठीक है, फिर आपको एक और पॉइंट याद रखना है, विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट में PVC गैस स्टायरिंग का रिसाव हुआ है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये अभी की घटना है ना, 2-3 महीने पहले की घटना है, इसको भी ध्यान रखना है। विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट से क्या हुआ है, PVC गैस स्टायरीन का क्या हुआ है, रिसाव हुआ है, स्टायरीन, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि 2 क्वेश्चन होते हैं, एक सबसे ज्यादा ताप बढ़ाने में कौन सी गैस महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है वो है आपकी कौन,
CO2। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा प्रदूषक की बात कर दी जाए तो फिर भैया वो है कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जो ताप बढ़ाती है वो CO2 और जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या है, वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है, वायु प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात तो भैया अम्ल वर्षा देख लीजिए आप। अम्ल वर्षा में दो चीज मैंने पाई जाती है, मैंने आपको बताया था, सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड और थोड़ा सा कार्बन भी पाया जाता है, कार्बन की ऑक्साइड है ना। और ये जलवाष्प जब मिल जाती है तो ये HNO3 और H2SO4 मतलब आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्या करती है, मिल करके वर्षा के जल के साथ गिरती है, जिसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया है। इसमें अगर आप लिखना चाहें तो एक चीज़ और लिख लें कि सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब मिल जाती है जलवाष्प के साथ और गिरती है HNO3 और H2SO4 के रूप में, तो वो वर्षा का जल कहलाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य समस्या के बारे में। स्वास्थ्य समस्या क्या है, एक तो क्या होता है वायु प्रदूषण से Hg मतलब पेट की समस्या ये बढ़ाती है, इसे पारा कहते हैं। CO ये क्या करता है, ये श्वास रोग के लिए हानिकारक होता है, रक्त संचार को क्या करता है, गड़बड़ कर देता है। और सीसा जो होता है ये क्या करता है, ये मस्तिष्क को और तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो कुल मिला के वायु प्रदूषण में अगर आप Hc सूंघ लेते हैं, मतलब जैसे वायु में घूमते रहते हैं, मतलब पारा आपके कहीं वायु प्रदूषण में अगर आपके अंदर चला गया है तो पेट की समस्या आपको होगी, निश्चित है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया है, मतलब जो ज़्यादा धूल धक्कड़ में उसमें रहते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ फैक्ट्रियाँ हो गई जैसे वाहनों के उसमें, तो ये वहाँ पे होता है आपका श्वास रोग हो जाता है, रक्त संचार में भी इससे दिक्कत करता है। और सीसा एक जो है, ये अगर कांच जो होता है ये अगर वायु में मिल गया है और आपने सूंघ लिया है और आपके शरीर में प्रवेश कर गया है तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण को प्रभावित करती है कौन, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करती है। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब उपाय क्या है वायु प्रदूषण के, उसको भी देख लीजिए देवियों सज्जनों। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। वायु प्रदूषण के क्या है उपाय, लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रण होता है, ये जैविक तरीका है वायु प्रदूषण जांचने का। मतलब जैविक तरीके से अगर कार्बन को जांचा जाए तो उसके लिए एक तरीका कौन सा है, लाइकेन। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कवक और एक होता है क्या, शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या कहलाती है, ऐसी ऊर्जा जिसको क्या करें हम दोबारा भी यूज कर सकें। ठीक है, जैसे एक बार यूज कर लिया दोबारा भी यूज कर ले, नवीकरणीय। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा, पवन है, पवन चक्की चली और वो हवा आगे गई तो उससे और भी अपन काम कर सकते हैं, वो तो अपना काम कर ही रही है। इसी तरह सौर ऊर्जा भी हो गई, तो ये क्या है, नवीकरणीय होती है। अब ये पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 2014-15 में आया था, आप लोग देख सकते हैं जाके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कि नवीकरण ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा, इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। ये तीन क्या होते हैं, नवीकरण ऊर्जा कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं, जिसके जैसे कोयला आपने यूज कर लिया, पेट्रोल आपने यूज कर लिया, वो वायुमंडल में चला गया, अब दोबारा क्या उसकी राख से आप फिर से ऊर्जा यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो अनवीकरणीय हो गई। और नवीकरणीय जिसे हम लोग बार बार यूज कर लें, जैसे मान लीजिए हमने जल से विद्युत बनाई, जल से विद्युत बनाई, फिर वो जल फिर से बह के गया, फिर से विद्युत बनाई, फिर बह के गया, फिर विद्युत बनाई, तो ये क्या हो गया आपका जल जो ऊर्जा है ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए, तो नवीकरणीय अनवीकरणीय आपको समझ में आया होगा, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अब इसको दूर कैसे करेंगे, तो वृक्ष लगाइए भैया। वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा, ये कार्बन की मात्रा को अवशोषित कर लेगा और वायु शुद्ध होगा। आपको मैं एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, आप लोग ने एक देश का नाम सुना होगा, बर्मा। बर्मा एक ऐसा देश है जहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसी कारण से यहाँ पे कार्बन जो है भाई साहब माइनस में है। कार्बन की मतलब कार्बन उतना प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता जितना वहाँ पे अवशोषित हो जाता है। सोचिए कितना शानदार देश होगा वो।
इसी तरह अगर पूरे देश हो जाएं तो बहुत ही ज़्यादा जो है स्वच्छ वातावरण हो जाएगा। BS4 मॉडल आपने सुना होगा, गाड़ियों में BS4 मॉडल। तो ये क्या होता है? BS4 मॉडल होता है आपका एक प्रकार का वायु प्रदूषण कम करने का मापक यंत्र। अभी हाल ही में आया है BS6, ठीक है। उसमें क्या था, 50 ग्राम कुछ ऐसी वायु को मतलब प्रदूषण रिलीज करना था। पहले ये 250 था, BS4 के पहले 250, BS4 में आया 50, और BS6 जो आया है नया अभी, उसमें कितना हो गया है, 10 हो गया है। मतलब 10 ग्राम करके प्रति मिलीलीटर ऐसे कुछ है उसका मापक। तो आप 10, 50 और 250 याद रखिएगा। BS3 जो था 250 था, BS4 था 50 था, और BS6 कितना है, 10 है। अशोक के वृक्ष से को वायु प्रदूषण कम करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। देवियों सज्जनों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे टिक कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। अशोक का पेड़, अच्छा आप ये बताइए मुझे देवियों सज्जनों, क्या आप लोग अक्सर सरकारी बिल्डिंग में अशोक का पेड़ देखे होंगे? सब लोग सोचते हैं अशोक का पेड़ सरकारी बिल्डिंग में क्यों होता है, क्योंकि जो जहाँ पे सरकारी बिल्डिंग होती है वहाँ पे ज़्यादा फूल पत्ती से मतलब तो रहता नहीं है कि फूल हो फल हो, तो इसलिए अशोक का पेड़ लगाते हैं। सिंपल सरोवर पेड़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण को क्या करता है, अवशोषित करता है और वायु प्रदूषण को फैलने से रोकता है। चलिए अब आते हैं, अपन लोग बात करेंगे जल प्रदूषण की। वायु प्रदूषण के मैंने कई सारे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, उनको जाके आप देखें, निश्चित तौर पे आप लोग को अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं अपन लोग जल प्रदूषण की। तो भूमिगत जल प्रदूषण क्या है? आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि। अगर भाई साहब आर्सेनिक की मात्रा की वृद्धि हो जाएगी भूमिगत जल में, तो वो क्या होगा, प्रदूषण होगा। या जल में कोई अवांछित तत्व मिल जाए तो वो भी क्या होगा, प्रदूषण होगा। और O2 की मात्रा में कमी हो जाए अगर जल में, तो भी जल में क्या होगा, प्रदूषण होगा। जैसे भाई साहब H2O होता है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आप गोल कर दें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बसेगा, तो फिर पानी क्या रह जाएगा काम का, नहीं रह जाएगा। तो हाइड्रोजन की मात्रा की क्या हो रही है, जल में कमी हो रही है। अच्छा एक चीज़ मैं बहुत अच्छी बताता हूँ, आजकल आप लोग सभी लोग मास्क लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा मास्क लगाएंगे ना तो यही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि बार बार ऑक्सीजन जो है मास्क के द्वारा आपके अंदर पहुँच नहीं पाएगा, और उस रक्त में मतलब खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे आपका ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। इसलिए मास्क अति आवश्यक जगह हो जहाँ पे कई सारे लोग हों, या कहीं आप रोड में घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तभी आप लोग मास्क लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के ऊपर जल। भूमि के ऊपर जल क्या है, इसमें क्या है, इसको कौन अवशोषित कर रहा है? कौन इसको नुकसान पहुंचा रहा है, प्रदूषित कर रहा है? तो औद्योगिक कचरा, ठीक है। जैसे कानपुर का चमड़ा उद्योग से निकलने वाला कचरा, जैसे चमड़ा उद्योग होता है तो उसमें कई प्रकार के चमड़े का उपयोग करते हैं, और रासायनिक तरीके से उसको क्या करते हैं, कचड़े को नदियों में बहा देते हैं, साफ करने के बाद उसका जो कचरा बनता है। दामोदर नदी प्रदूषण, जैविक मरुस्थल, ये सब क्या है, ये औद्योगिक कचरा है। या फिर मैं सिंपल सा बताऊं, आप लोग सब्जी लेके आते हैं, कोई भी सामान आप क्या है घर के पीछे या घर में कहीं फेंक देते हैं, घर के पीछे कहीं फेंक देते हैं ना, तो वो क्या होता है, पानी पा करके क्या होता है, सड़ जाता है। जब पानी पा के वो सड़ जाएगा तो फिर वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा भाई साहब, जल को प्रदूषित करेगा, और वो प्रदूषित जल कहीं ना कहीं बीमारियां फैलाएगा। इसलिए ध्यान रखें, कचरे को या तो जला दें, या फिर नगर निगम की गाड़ियां आती हैं वो इकट्ठा होंगे चली जाएं, तो वो फिर क्या होता है, बिजली बनाने के उपयोग में या किसी कारण पे आ जाता है। अब बात करते हैं अपन लोग प्रभाव जल प्रदूषण का। तो हैजा, पीलिया रोग, ये क्या है, ये जल प्रदूषण के रोग है। अगर आपने प्रदूषित जल पी लिया तो निश्चित तौर पे आपको हैजा या पीलिया ऐसे रोग आपको हो सकते हैं। ये पशु और जीव दोनों में हो सकते हैं ना, कोई पशु भस में ना हो तो पशु को भी इससे हो सकते हैं। इसके उपाय क्या किए जा रहे हैं भाई साहब? तो उपाय क्या किए जा रहे हैं, 2014-15 में एक नमामि गंगे योजना आई थी, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की नमामि गंगे योजना थी, नर्मदा सफाई योजना थी, यमुना सफाई थी, गंगा सफाई, कई सारी योजनाएं क्या हो रही हैं, चल रही हैं। नमामि गंगे योजना है तो कई प्रकार की ये योजना जो है चल रही है, नमामि गंगे, नर्मदा सफाई योजना, यमुना सफाई योजना चल रही हैं, जो जल को स्वच्छ बना रही हैं। हालांकि आप लोग जान रहे होंगे, अभी जो ये लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में गंगा नदी का जल जो है इतना स्वच्छ हो गया था कि आप नदी के नीचे पत्थर को भी क्या कर सकते थे, देख सकते थे। ये क्यों हो गया था, ये इसका केवल एक ही रीजन था देवियों सज्जनों, क्योंकि
जब उसमें कोई अपन लोग कचरा फैला नहीं रहे तो अपने आप ही नदी ने क्या किया, उस जल को क्या कर लिया, स्वच्छ कर लिया। बीओडी लेवल्स में सुधार। बीओडी लेवल क्या होता है, जल की स्वच्छ मात्रा होती है जिसमें क्लोरीन की चिकित्सा की जाती है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पेयजल होता है, पानी पीने योग्य होता है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे अपन लोग OPCW की। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहली बात तो याद रखेंगे OPCW का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविशन केमिकल वेपन्स। किसका क्या होता है, OPCW का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविशन केमिकल वेपन्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप जरूर, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त भी इसने किया है। ये एक ऐसा जल प्रदूषण के लिए ये कार्य करने वाली एक संस्था है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविशन केमिकल वेपन्स के नाम से जानी जाती है, और ये शांति का नोबेल भी एक बार प्राप्त कर चुकी है। अब बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण मतलब जब एक निश्चित लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है ना आवाज़, तो जैसे वो कानों को खराब लगने लगती है, वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ध्वनि प्रदूषण। अब जैसे मान लीजिए ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है, ये ध्यान रखना है, जो ध्वनि का मापन है वो किस में किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों जो होती हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो 20 डेसिबल होती है। जो अपन लोग सामान्यतः बात करते हैं वो 60 डेसिबल होता है। और जो ट्रक की आवाज़ आती है, जब ट्रक चलता है तो 80 डेसिबल की आवाज़ करता है। और जो जेट प्लेन होता है वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा आसमान में एक धुआं की लाइन बन जाती है, तो वो क्या होता है, वो जेट निकलता है, इसीलिए होता है। वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है, लगभग 120 से 150 डेसिबल की आवाज़ करता है। तो ये हो गया आपका ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो देवियों सज्जनों, इतनी आज अपन लोग ने बात की है, 3 प्रदूषणों के बारे में अपन लोग ने पढ़ लिया है। आगे की बात अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कम से कम 2 बार देखिएगा, और नोट्स जरूर बनाइएगा जिससे आपको समझ में आए। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप इस पे चलता है, अगर आप इसमें ऐड होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे अपना नाम लिख के भेज दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए जिनको ज़रूरत है, जो MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, MPPSC की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, तो उनको शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।